सबको मेरा नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं ग्राम संगठन के पुस्तकों के बारे में। तो ग्राम संगठन के पुस्तक क्या है, कितने हैं और उनकी उपयोग क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। बहुत सारे आप अगर हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले की जितने भी चैनल्स इससे पहले की जितने भी हमारे समूह संबंधित पुस्तकों की लिंक्स है उसको देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। और हम बात कर रहे हैं एनआरएलएम के पुस्तकों के बारे में। तो जो एनआरएलएम के पुस्तकें हैं अलग अलग राज्यों में अपने अपने एसआरएलएम के अनुसार अलग अलग प्रकार के पुस्तक रख रहे हैं। तो पुस्तकों की संख्या को लेके बहुत सारा कंफ्यूजन राज्यों में है। तो बात मेरा क्या है, आप लोग पहले दिमाग में ये रखना है हम कितने पुस्तक लिख रहे हैं, पुस्तकों की संख्या लेके आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर बस हमको दिमाग में यही रखना है कि हम हमारा ग्राम संगठन को सही तरीके से चलाने के लिए कितने पुस्तक अनिवार्य रूप से रखना चाहिए। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं ग्राम संगठन की, तो ग्राम संगठन एक शासकीय पहचान मिलने वाला संस्था है जिसको हम आगे जाके रजिस्ट्रेशन या पंजीयन करवाना चाहते हैं। तो जो संस्था पंजीयन होती है तो वो संस्था पंजीयन होने की संस्था के नियम के अनुसार कुछ पुस्तक कंपलसरी रहना चाहिए। उसमें कार्यवाही पुस्तक या मिनट्स बुक या बैठक प्रस्ताव पुस्तक अलग अलग राज्यों में उसका नाम अलग अलग से बोला जाता है। और उसके साथ साथ रसीद पुस्तक, वाउचर पुस्तक और नगद पुस्तक और उसके साथ साथ लेडजर, लोन लेडजर, डीसीबी, ये जो मुख्य पुस्तक है ये रहना अनिवार्य है। माने उसके साथ साथ मासिक प्रतिवेदन और व्यक्तिगत पास पुस्तक भी हम बताते हैं। बाकी के जो पुस्तक है जैसे एनआरएलएम के गाइडलाइंस के अनुसार ग्राम संगठन के लिए 14 प्रकार के पुस्तक रहते हैं। तो ये 14 प्रकार के पुस्तक आप लिख भी सकते हैं। आपकी प्रावधान के अनुसार ये पुस्तक तो कंपलसरी लिखना चाहिए। कितने मीटिंग मिनट्स जिसको हम कहते हैं, बैठक प्रस्ताव पुस्तक, रसीद, वाउचर, नगद पुस्तक और साधारण खाता बही। और आपके सुविधा के अनुसार इसके अलावा रजिस्टरों को भी आप रख सकते हैं। आप कितना विस्तार से विवरण से आप अपना बुक कीपिंग बना के रखेंगे उतना अच्छी तरीके से आप आपके ग्राम संगठन की समाचार या आपकी संस्था की समाचार जो एकत्र कर सकते हैं। तो इसमें हम आज बात करेंगे नगद पुस्तक के बारे में। तो नगद पुस्तक एक ऐसा पुस्तक है जिस पुस्तक को लिखने से हमारे ग्राम संगठन की सब प्रकार की आर्थिक लेन देन की जानकारी मिलती है। एक अच्छा पुस्तक संचालक अपनी पुस्तकों में अपने आप को दर्शाता है। अगर हम बात करते हैं जैसे घर को देख के गृहिणी को देखो, घरवाली को देखो, ऐसे बात करते हैं, उसी तरह नगद पुस्तक देखने से वो बुक कीपर कितना लायक है और उसकी कलाकारी कितना है पुस्तक लिखने की, वो हमको पता चलती है। तो चलिए हम आज आपको ग्राम संगठन की रजिस्टरों में, इससे पहले आप देखे होंगे हमारी बैठक प्रस्ताव पुस्तक में, तो हम एक ही बैठक प्रस्ताव पुस्तक को मतलब एक ग्राम संगठन की एक बैठक को सभी रजिस्टरों में कैसे चढ़ाना है इसको हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या होगा, बाकी जितने भी पुस्तक हैं एक पुस्तक से लेके बाकी सभी पुस्तकों से आपको जुड़ाव रहेगा। जिससे क्या होगा, आपको एक पक्का क्लैरिटी जिसको हम कहते हैं, एक प्रकार का स्पष्टता आपको आएगी कि प्रस्ताव कैसे लिखना है, वाउचर कैसे लिखना है, रसीद कैसे लिखना है और उसके साथ साथ कैश बुक कैसे लिखना है। ये इससे पहले भी हमने बात किया है, फिर एक बार आपको याद करवा रहे हैं। तो अभी हम चलेंगे जो समूह ग्राम संगठन था हमारा महिला शक्ति ग्राम संगठन की 10/10/2020 में हुई बैठक की नगद पुस्तक लिखने की प्रयास करेंगे। तो नगद पुस्तक के बारे में हम आपको अच्छी तरह 2 विषय समझाना चाहते हैं। नगद पुस्तक जो है ना हमारी ग्राम संगठन की तराजू जैसा है। जान रहे हैं ना, तराजू मतलब जो आया हुआ पैसा गया हुआ पैसा दोनों एक बराबर रहना चाहिए। इसको हम प्राप्ति भुगतान को दोनों को एक बराबर कभी भी हम ध्यान में रखना है। वो चाहे पैसे नगद में आने दो या बैंक से आने दो, दोनों का जमा और खर्चा एक बराबर आना
चाहिए, टोटल बराबर होना चाहिए। तो ये एक सुविधा है, मतलब ये हमारी नियम है नगद पुस्तक की। तो नगद पुस्तक अलग अलग प्रकार रहते हैं, उसमें एक हमारा सिर्फ नगदी रूप से पैसे आते हैं, उसको कैसे लिखना है उसको हमने एसएचजी कैश बुक में एक्सप्लेन किया है, आप चाहे तो वो लिंक को देख सकते हैं। मगर ग्राम संगठन में क्या होता है, ग्राम संगठन एक बड़ा संस्था है। तो ग्राम संगठन बड़ा संस्था है, तो एक बड़ा संस्था में कुछ समय के बाद पैसे नगद से भी आते हैं और कुछ कैश चेक के माध्यम से भी आते हैं। तो नगद और चेक दोनों को सम्मिलित करके लिखने की जो तरीका है वो कैश बुक को डबल एंट्री कैश बुक कहते हैं। और बहुत सारे राज्यों में बहुत सारे एसआरएलएम ने ये डबल एंट्री कैश बुक को अपनाया है और उसको लिखने के प्रयास कर रहे हैं। मगर आप बहुत सारे बुक कीपरों को शुरुआत में वास्तव में मुझे भी डबल एंट्री कैश बुक लिखना थोड़ा सा कठिन है, मगर अगर आपको समझ में आया तो ये इतना कैश बुक लिखना बहुत ही आसान तरीका है। लिखने को अगर आप प्यार करते हैं तो आपको कैश बुक अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी चलेंगे कैश बुक में। थोड़ा सा हमने पहले से ही लिखा रखा है तो इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। आप देखिए जहाँ पे आपकी रजिस्टर है तो आपके रजिस्टर में ठीक इसी तरह की फॉर्मेट हो भी सकता है और नहीं भी सकता है। आप यहाँ पे विषय को समझना है। प्राप्ति माने आने वाले पैसे, भुगतान माने जाने वाले पैसे। अगर आपकी ग्राम संगठन में डबल एंट्री है, डबल एंट्री माने कैश का कॉलम अलग और बैंक का कॉलम अलग। अगर वैसा कैश बुक आपके पास है तो आपको ऐसा लिखना है। ठीक है, अगर आपको लिखने की जो तरीका है वो अगर समझ में आ गया तो इसमें और 4 कॉलम बढ़ाएंगे तो भी आप लिख सकते हैं। पहले आपको ये समझना है कि बचत को कैसे चढ़ाना है, ब्याज को कैसे चढ़ाना है और दंड को कैसे चढ़ाना है। ये कैश बुक लिखने के 2-3 प्रकार है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के कैश बुक लिखते हैं, मगर जो शॉर्ट एंड स्वीट कैश बुक लिखने का तरीका है, यानी कम समय में सविस्तर लिखने की जो प्रक्रिया है उसको हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको कोई शंका या कोई कमेंट आपको करना है तो आप हमारे चैनल में कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। ये एक मॉडल है कैश बुक, इसके अलावा दूसरा मॉडल भी हम बता सकते हैं, तो हम एक्सप्लेन करेंगे। और कुछ विवरण चाहते हैं तो आपकी सुविधा के लिए अगर आपको कुछ भी अलग प्रकार की समाचार चाहिए तो आप कैश बुक संबंधित कोई भी क्वेश्चन को आप लिंक में अपने कमेंट में डाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम देखेंगे हमारे कॉलम्स कितने हैं। तो देखिए कैश बुक हमारा एक बुक जैसा रहता है। उदाहरण के लिए एक कैश बुक है, तो कैश बुक ऐसे 2 पन्ना में रहता है। इधर एक पन्ना रहता है, इधर एक पन्ना रहता है। दोनों पन्नों को मिलाकर हम कैश बुक कहते हैं। यानी इस तरफ हम प्राप्ति लिखते हैं और इस तरफ हम भुगतान लिखते हैं। ठीक है, तो आने वाले पैसों का विवरण ये पन्ना में लिखते हैं और जाने वाले पन्नों का विवरण ये पन्ना में लिखते हैं। तो कुछ कैश बुक में पेज नंबर इधर 1 आता है और इधर 2 आता है, मगर कुछ कैश बुक में दोनों को मिलाकर यहाँ पे 1 आता है। तो पेज नंबर के पीछे आपको नहीं भागना है, ध्यान में बस यही रखना है। आप जिस पेपर में ये विवरण लिख रहे हैं, मतलब जिस पेज नंबर पे आपने ये विवरण लिख रहे हैं, ये पेज नंबर आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पेज नंबर डालने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि शुरुआत हमारी पुस्तक का पेज नंबर से होती है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे हम पेज नंबर डाले हैं 11 और यहाँ पे 12। ठीक है, चलो तो यहाँ पे एक बार मैं अपना कॉलम्स को एक्सप्लेन करूँगी। पहले हमने लिखा है दिनांक। अगर आपको दिखाई नहीं दे रही है तो मैं जो बता रही हूँ उसको देखकर समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बोर्ड थोड़ा सा छोटा हो गया है। तो पहला कॉलम है दिनांक, दूसरा है रसीद नंबर, उसके बाद है प्राप्ति विवरण, उसके बाद नगद और उसके बाद बैंक। ये एक पेज है। यहाँ पे जो ब्लू लाइन है इसमें हमने डिवाइड किया है, यहाँ तक एक पेज है और इसके बाद में ये जो है ना ये दूसरा पेज है जिसको हम भुगतान कहते हैं। ठीक है, भुगतान का पन्ना है।
जो हमने अभी एक्सप्लेन किया आपको। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे दिनांक आएगा और यहाँ पे वाउचर नंबर आएगा, वाउचर आएगा। आप ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे रसीद बताया और यहाँ पे वाउचर बताया, उसके बाद भुगतान विवरण और उसके बाद नगद और बैंक। ठीक है, ये हमारा कैश बुक, नियम के अनुसार कैश बुक रहने की तरीका। बहुत सारे राज्यों में प्रिंट मिस्टेक की वजह से या वहाँ की SRLM के नियम के अनुसार अगर आपके कैश बुक में रसीद का कॉलम नहीं है तो टेंशन नहीं लेने का। वो रसीद का कॉलम आपको यहाँ नीचे प्राप्ति विवरण में बनाकर लिखना चाहिए, या यहाँ पे वाउचर का कॉलम नहीं है तो आपको अपने हाथों से लिखना पड़ेगा। तो एक बार हम इसको विवरण से लेंगे। इससे पहले आपने, अगर आपको ये वीडियो समझ में आना है तो इससे पहले हमने जो अपलोड किया है हमारी बैठक प्रस्ताव पुस्तक या मिनट्स बुक, और उसके बाद जो हमने अपलोड किया है रसीद बुक, और उसके बाद वाउचर, ये तीनों रजिस्टरों की विवरण आप सुनेंगे, समझेंगे, तभी आपको ये पुस्तक समझ में आएगा। तो अगर आप नहीं सुने हैं तो सुनने की कोशिश कीजिए, या आप समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये कभी भी कैश बुक की शुरुआत प्रारंभ शेष राशि से होती है, जिसको हम शुरुआती राशि कहते हैं या ओपनिंग बैलेंस कहते हैं। तो आज की प्रारंभ राशि पिछले महीने की या पिछली कैश बुक की क्लोजिंग बैलेंस होती है, जो यहाँ पे आखिरी में रहता है पिछले पन्ने में। वो आखिरी में जो यहाँ पे जो डाटा रहता है, यानी यहाँ पे जो अमाउंट रहता है, उस अमाउंट को आपको इस महीने की, जब आप पन्ना पलटाते हैं तो उस पिछले महीने की यहाँ पे आखिरी राशि को इस महीने की शुरुआती राशि में डालना है। तो मेरा जो पिछले महीने की कैश बुक था, देखिए ग्राम संगठन की पुस्तक लिखने की तरीका और समूह की पुस्तक लिखने की तरीका में थोड़ा सा फ़र्क है। समूह हर बैठक में हम पुस्तक लिखते हैं, ग्राम संगठन में महीने को एक बार आपको कैश बुक को क्लोज करना चाहिए, यानी महीने का पूरा हिसाब 1 तारीख से लेके 30 या 31 या 28, जैसे फरवरी में 28 दिन रहते हैं, यानी एक महीने के आखिरी तक का विवरण एक कैश बुक में लिखना चाहिए। वो एक पन्ना में आएगा तो एक पन्ना में लिखना है, आपका लेन देन ज़्यादा है तो दूसरा पन्ना भी लग सकता है, मगर जब आप क्लोज करते हैं, यानी यहाँ पे जो कुल आप लिखते हैं वो महीने के आखिरी में आपको कुल करना चाहिए। जब तक आपका महीना ख़त्म नहीं होगा आपको कैश बुक क्लोज नहीं कर सकते हैं। आपको ये डाउट आता होगा, दीदी हम तो महीने में एक ही बार मीटिंग करते हैं, मीटिंग में ही क्लोज करते हैं। अगर आप मीटिंग में क्लोज करेंगे तो महीने का पूरा डाटा जो है ना, मान के चलो हमारा ग्राम संगठन का बैठक 10 तारीख को है, 10 तारीख से लेके अगले महीने की 1 तारीख तक, यानी बीच में जो 20 दिन है, 20 दिन में अगर बैंक में कुछ लेन देन होगा तो उसको कहाँ पे चढ़ाएंगे? समझ में आई है ना। अगर नगदी लेन देन हो गया है तो नगदी को क्लोज कर सकते हैं, यानी ये जो कॉलम है नगद से जो लेन देन करते हैं वो खाता एक अलग है, बैंक से जो लेन देन करते हैं वो खाता अलग है। तो नगद में आपका लेन देन संपूर्ण हो गया, समाप्त हो गया, उसमें कुछ होने की संभावना नहीं है तो उसको आप समाप्त कर सकते हैं। मगर बैंक की जो लेन देन है उसको आखिरी तक रखेंगे, तब आपको आगे जाके दूसरी महीने की शुरुआती जो शेष राशि है बैंक की शेष राशि में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, समझ में आ रही है। अगर वैसा आपकी कैश बुक की क्लोजिंग बैलेंस यानी अंतिम शेष राशि और आपकी बैंक पासबुक की अंतिम शेष राशि तालमेल नहीं हो रहा है तो वैसे परिस्थिति में आपको BRS लिखना पड़ेगा। BRS मतलब क्या है? बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। उसके बारे में हम अगले वीडियोस में बात करेंगे। तो इसीलिए वो लिखने की समस्या नहीं आना है तो आपको क्या करना है, महीने के आखिरी में ही आपको ये बैंक का जो कॉलम है उसको क्लोज करना है। यानी महीने कैश बुक लिखने का एक नियम है, आप डे टू डे क्लोज कर सकते हैं। जैसे क्लस्टर संगठन है तो क्लस्टर संगठन में डे वाइज आपको कैश बुक क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि वो एक बड़ा संस्था है।
ग्राम संगठन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कैश बुक हर दिन वो लोग क्लोज करते हैं और अगले दिन वो लोग ओपन करते हैं। मगर हमारे ग्राम संगठन की जो सहायिका है या बुक कीपर है उतना मेहनत करने की ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम उनको सेवा भावना से सेवा करने के रूप से वो कैश बुक मतलब हमारे रजिस्टर मेंटेन करती हैं। तो हमारे गांव के माहौल के अनुसार महीने में एक बार अगर नगद पुस्तक को क्लोज करेंगे तो भी चलेगा। तो अभी शुरू करेंगे प्रारंभ राशि से। तो आपको अगर प्रोसेस समझ में आया है, लिखने की तरीका यानी ये नगद पुस्तक की संबंधित जो विषय है, तो ये अगर आपके दिमाग में बैठ गए हैं तो आप कितना बड़ा लेन देन भी लिख सकते हैं। मतलब उदाहरण क्या है, आपको जोड़ना घटाना आ गया है तो आप दसों का आंकड़ा का जोड़ घटाव भी कर सकते हैं, हजारों का जोड़ घटाव भी कर सकते हैं, लाखों का भी कर सकते हैं। पहले जोड़ना क्या है घटाना क्या है ये तरीका आपको समझ में आना चाहिए। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि लिखना तो कोई भी लिख सकते हैं, लिखने की तरीका हमको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो कभी भी आपको ध्यान में रखना है, नगद पुस्तक शुरू होती है या प्राप्ति भुगतान कभी भी प्रारंभ राशि से शुरू होती है और अंतिम राशि से ख़त्म होती है। यह आपको ध्यान में रखना है। कभी भी कहाँ पे भी आप नगद पुस्तक या प्राप्ति भुगतान लिख रहे हैं तो उसमें 3 बातें आपको ध्यान में रखना है। एक, कभी भी प्राप्ति भुगतान प्रारंभ राशि से शुरू होती है और अंतिम राशि से ख़त्म होती है। दूसरा, प्राप्ति और भुगतान चाहे प्राप्ति के मद ज़्यादा हो भुगतान के मद कम हो, दोनों का टोटल एक ही लाइन में लिखना है। और तीसरा, दोनों का टोटल एक बराबर आना चाहिए। प्राप्ति में 1000 आया, भुगतान में 400 आया तो नहीं चलेगा। आज मैं आपको 1000 रुपया आज मैं ग्राम संगठन की बैठक में कोषाध्यक्ष को जमा की हूँ, तो कोषाध्यक्ष की जवाबदारी है कि 1000 की पूरी हिसाब मुझको देना है। ठीक है, तो चलिए हम आज की बैठक में हमारा जो बैठक प्रस्ताव पुस्तक में लेन देन हुआ था उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की हमारी बैठक में जो हमारी महिला शक्ति ग्राम संगठन था, हमारी महिला शक्ति ग्राम संगठन की बैठक में सदस्यता शुल्क आया था, हिस्सा धन आया था, बचत आया था समूहों से, और समूहों से किस्त भी आया था, और समूहों से ब्याज भी आया था। तो कितना कितना आया है उसको आप देखिए। कैश बुक लिखने के 2-3 प्रकार के तरीके हैं। आपको हम सरल और सिंपल और पूर्ण विस्तार से लिखने की कैश बुक की मॉडल बता रहे हैं। दूसरा भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो देखिए यहाँ पे पहले आपको क्या करना है, कितने मद आए हैं आपकी एक बैठक में। चलिए आज हमारी बैठक में 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रकार के खाता मतलब 6 प्रकार की राशि आई है। कुछ बैठकों में सिर्फ बचत ही आएगा। शुरुआत में 6-7 महीने तक आपको ज़्यादा लेन देन नहीं रहेगा। पहले तो सदस्यता शुल्क आएगी, उसके बाद ब्याज हिस्सा धन आएगा, और उसके बाद कुछ ग्राम संगठनों में बचत है तो वो लोग बचत कर रहे हैं, अगर बचत नहीं है तो वो लोग बचत नहीं कर रहे हैं। तो वैसे माहौल में आपको क्या करना है, शुरुआती राशि और अंतिम राशि आपको हर महीने में दिखाना चाहिए। ठीक है, ये आपको समझ में आया। पहले आपको क्या करना है, हमारे ग्राम संगठन की इस बैठक में कितने मद आए हैं यानी कितने प्रकार के खाताएँ आए हैं, वो सभी खाताओं को पहले यहाँ पे हेडिंग में लिखना है। ठीक है, या आपने हमारे इससे पहले की बैठक कार्यवाही जो वीडियो है उसको आप अगर देखेंगे तो यह आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो उसमें हमने आज की हमारी बैठक को एक्सप्लेन किया है। तो पहले उसमें क्या आया है, एक समूह, नीचे मैंने यहाँ पे स्क्रॉल लिखा है, एक टेबल लिखा है, तो ये टेबल को समझने की कोशिश कीजिए, उसका विवरण मैंने ऊपर में लिखा है। देखिए हमारे 8 समूह हैं, तो मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है। आपके कैश बुक में भी एक टेबल रहेगा तो आपको आसान मतलब ऐसा आप लिखेंगे तो आपको आसानी से टोटल को समझने की कोशिश कर सकते हैं आप। इसमें क्या है, पहला हमने क्रम संख्या, समूह का नाम,
चेक नंबर, रसीद, बचत, किस्त, ब्याज, सदस्यता शुल्क, हिस्सा धन और कुल। इसमें एक एक समूह का नाम लिखा है। हमारे आज की बैठक में हमारे ग्राम संगठन में पूरे 8 समूह हैं। कितने हैं? 8 समूह। 8 समूह में 6 समूहों ने नगद रूप से पैसे जमा किया है। कैसे किया है? नगद से, मतलब वो लोग पैसे लाके जमा किए हैं, नगदी रूप से उनका भुगतान हुआ है। और दो जो समूह हैं उन्होंने चेक के माध्यम से पैसे जमा किया है। तो ये दोनों की अंतर आपको समझना चाहिए, इसीलिए हमने आपको उदाहरण समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको कुछ पैसे नगदी रूप से और कुछ पैसे चेक के माध्यम से आएंगे तो आपको कैश बुक कैसे लिखना है, तो ये एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 8 समूह हैं, तो इसमें एक समूह आज ही जुड़ रहा है, उसने सदस्यता शुल्क और हिस्सा धन जमा किया है। और 6 समूह, उसमें से 6 समूहों को हमने पहले से कर्जा दे चुके हैं। क्लस्टर संगठन से हमको CEF आया है। CEF क्या है? CEF का जो संचालन होता है, CEF मैनेजमेंट का भी हमारा एक वीडियो है, उसको आप देखेंगे तो आपको CEF के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी हम चलेंगे हमारी कैश बुक लिखने की तरीका को। आप ये स्क्रॉल अगर आपकी कैश बुक में लिखेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से आसानी से समझ में आएगा। और ये एक लाइन में हमने जो लिखा है, स्नेहा समूह का नाम है, चेक नंबर उनका समूह की चेक नंबर है, तो वो चेक नंबर है 221129। इनकी रसीद संख्या है 12 नंबर की रसीद से इन्होंने जमा किया है और ग्राम संगठन के उनको दिया है 12 नंबर की रसीद। उसमें बचत 100 रुपया है, किस्त 1000 रुपया है, ब्याज 450 है, कुल मिला के 1550 रुपया है। जब आप आपकी रसीद पुस्तक चेक करेंगे तो 12 नंबर की रसीद पुस्तक में ये टोटल वहाँ पे विवरण आपको दिखना चाहिए। पुस्तक संचालन एक कला है और हर पुस्तक को दूसरे पुस्तक से लिंक रहता है, यानी संबंध रहता है। तो जब तक आप ये संबंध बनाए नहीं रखेंगे, हर पुस्तक में एक ही प्रकार का समाचार आपको मिलना चाहिए, वैसा लिखेंगे तभी आपका पुस्तक संचालन सही होगा और आपका हिसाब किताब भी सही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा एक समूह का, स्नेहा समूह का विवरण हमने लिखा है। उसके बाद दूसरा समूह है एकता को हमने 13 नंबर की रसीद दिया है। 13 नंबर की रसीद से उन्होंने बचत किया है 100, किस्त किया है 1000 और 450 रुपये उन्होंने ब्याज जमा किया है। उसके बाद 1550 रुपये उनका टोटल हो चुका है। तो ये 2 ग्रुप ने क्या किया है, चेक के माध्यम से पैसे जमा किया है। और उसके बाद आदर्श नाम की समूह जो है ना, जैसे उन्होंने पैसे दिया है वैसे हमने उनको रसीद दिया है। तो यहाँ पे जिस रसीद नंबर पे उनका विवरण लिखा है वो रसीद नंबर भी आप यहाँ पे स्क्रॉल में लिखेंगे तो आपको पुस्तक समझने के लिए आसान रहेगा। तो देखिए एक बार हम आपको पढ़कर सुनाएंगे। आदर्शा को 14 नंबर की रसीद दिया है, उन्होंने बचत जमा किया है 100 रुपया, किस्त दिया है 1000 रुपया, ब्याज दिया है 500 रुपया, कुल मिला के 1600 रुपया आदर्श समूह ने जमा किया है। और जागृति समूह ने 15 नंबर रसीद के माध्यम से 100 रुपया बचत, 1000 किस्त और 500 रुपया ब्याज, कुल मिला के 1600 रुपया जमा किया है। और उसके बाद उन्नति ने 100 रुपया की बचत और 1000 ब्याज और 600 रुपया उनका ब्याज दिया है, कुल मिला के 1700 रुपया उनकी आज की जमा है। और उसके बाद शांति समूह ने बचत जमा किया है 100 रुपया और ब्याज किस्त किया है 1000 रुपया, ब्याज हो गया 600 रुपया, कुल मिला के 1700 रुपया। और उजाला समूह, उनको हमने कर्जा नहीं दिया है, इस वजह से उनका मात्र 100 रुपया बचत हमको मिला है। 100 रुपये के लिए भी आपको रसीद लिखना है, 1 रुपये के लिए भी आपको रसीद लिखना है। और आपको ध्यान में ये भी रखना है, एक समूह को एक बैठक में या एक महीना में
आज की एक लेन देन के लिए एक ही रसीद मिलेगा, दो दो रसीदों में आपको नहीं लिखना चाहिए। वो पैसे कितने भी जमा करते हैं उसका विवरण अलग अलग करके, जैसे हमने यहाँ पे डिवाइड किया है ना, 100 रुपये बचत में, किस्त को 1000 किस्त में और ब्याज को ऐसे अलग अलग करके टोटल मिला के 1550 रुपये का एक ही रसीद वो समूह को एक दिन में सैंक्शन होता है। एक ही तारीख को दो प्रकार के रसीद नहीं मिलेंगे। अगर वो अलग अलग नाम पे लेन देन करना है, अगर उनको कुछ मतलब हमारा ग्राम संगठन का नियम है, कोई दूसरा निधि से उनको पैसे मिले हैं और वो दूसरा निधि का रसीद बुक अलग है, वो दूसरा निधि के लिए हम दूसरा कैश बुक बना रहे हैं, तब जाके उनको अलग से रसीद मिलेगा। मगर जो हमारे आंतरिक लेन देन है, एक ही प्रकार की निधि के संबंधित लेन देन की विवरण को एक ही रसीद मिलता है और आपको वो रसीद नंबर भी कैश बुक में चढ़ाना अनिवार्य है। तो यहाँ पे मैं एक नंबर लिखी हूँ, ये रसीद नंबर का कॉलम है, तो ये यहाँ पे मैं यहाँ पे डबल क्यों लिखी हूँ? अगर आपकी कैश बुक में दिनांक के बाद रसीद का कॉलम नहीं है तो आप ऐसे यहाँ बीच में भी एक कॉलम बना सकते हैं। अगर आपके नगद पुस्तक में रसीद का कॉलम है तो आपको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये रसीद नंबर यहाँ आ जाता है। समझ में आया आपको? ठीक है, ये हो गया रसीद संख्या। तो ये यहाँ पे मेरे को एक डाउट आया, कुछ पैसे नगद से आए हैं, कुछ पैसे चेक के माध्यम से आए हैं, तो उसको अलग अलग करके कैसे लिखना है? सही है ना? आपको भी यही डाउट आया है ना? तो चलिए अभी हम बताएंगे। पहले हमको ये जानना है कि आज के हमारी बैठक में कुल कितने पैसे आए हैं। वो समझने के लिए ये स्क्रॉल यानी ये टेबल हमने बनाया है। ये टेबल बनाने से हमको दो फायदा है। एक, टोटल निधि आज के दिन में टोटल पैसे कितने आए हैं वो समझ में आएगा, उसमें नगद रूप से कितने आए हैं वो समझ में आएगा, और बैंक में कितना जमा हुआ है वो समझ में आएगा। ठीक है ना? तो इसमें हमको क्या लिखना है, देखिए अभी स्नेहा जब बैंक में पैसे जमा करेगी तो यहाँ पे 1550 रुपया जमा होगा। ठीक है? और यहाँ पे एकता जब जमा करेगी तो यहाँ पे 1550 रुपया बैंक में चेक के माध्यम से जमा होगा। ठीक है? समझ में आया आपको? ये मैं क्यों लिखी हूँ, ये बैंक कॉलम में क्यों लिखी हूँ, क्योंकि ये पैसे बैंक में सीधा जमा हो चुके हैं, उन्होंने चेक दिया है। कभी भी आपको ध्यान में रखना है, नगद पुस्तक का जो एंट्रीज होते हैं वो हमारी बैंक पासबुक की नकल होना चाहिए। ये जो बैंक कॉलम में हम लिखते हैं ये हमारी बैंक पासबुक की नकल जैसा होना चाहिए। यानी आपकी बैंक पास पुस्तक जो दिखा रही है, जमा में जो दिखा रही है वही यहाँ पे दिखना चाहिए, और भुगतान में जो दिखा रही है वही यहाँ पे दिखना चाहिए। अगर वैसा नहीं दिखेगा तो आपकी पुस्तक संचालन गड़बड़ी में हो जाएगा। समझ में आ रही है? ठीक है, तो अभी क्या करना है, अभी हमारे पैसे नगद रूप से कितने आए हैं देखेंगे एक बार। सदस्यता खाता कितना आया है हमारा, सदस्यता शुल्क आज की बैठक में 100 रुपया नगद से आया है या बैंक से आया है? नगद ही आया है ना, तो नगद में लिखना है। ठीक है? और ईसाधन कितना आया है 500 रुपया, उसको हमको नगद में ही लिखना है। समूहों से बचत जमा खाता, 8 समूहों से हमको बचत जमा हुआ है। मैं यहाँ पे विवरण इसीलिए लिख रही हूँ, 8 समूह द्वारा जमा हुआ है, मगर हुआ कितना है 800 रुपया हुआ है, उसमें 200 रुपये यहाँ पे जमा हुआ है नगद में, और यहाँ पे नगदी रूप में 600 रुपया जमा हुआ है। समझ में आ रही है मेरी बात? यहाँ पे कुल मिला के है पैसे। आप जब पासबुक की एंट्री देखेंगे तो यहाँ पे आपको 200 रुपया नहीं दिखेगा, ये 1550 में ही हमको डिवाइड करना है। उन्होंने 100 रुपया बचत दिया है, 1000 किस्त दिया है और 450 रुपया ब्याज दिया है। ठीक है? तो ये 1550 रुपया को आप यहाँ पे डायरेक्ट इनके ये समूह के नाम पे डालना है और विवरण यहाँ पे आपको ऐसा
विवरण लिखना है, तभी आपको समझ में आएगा। आज की बैठक में कुल मिला के 800 रुपया बचत आया है, मगर उसमें 600 रुपया नगद में आया है, बाकी 200 यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद आज की बैठक में किस्त हमको कितना मिला है, 6,000 रुपया किस्त आया है, मगर उसमें नगदी रूप में 4,000 रुपया आया है, बाकी 2,000 यहाँ पे है। ठीक है। उसके बाद ब्याज आया है हमको 3,100 रुपया, उसमें नगदी रूप से हमको आया है 2,200 रुपया। देखिए ये 1,000 है और ये 6 मिला के 1,200 है। ये 1,200 और ये 1,000, 2,200 रुपया हमको नगद रूप से मिला है। बाकी ये 900 रुपया जो है ना, ये यहाँ पे जमा हुआ है। समझ में आया? तो ये हमारी नगद और बैंक को अलग करके लिखने की तरीका है।